सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी रेलवे ग्रुप डी 2026 के न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है और रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी 2026 भर्ती का नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया गया है। जो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, फॉर्म जो इसके कब से भरे जाएंगे, एग्जाम जो इसका कब लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट आपका क्या मांगा गया है, फिजिकल में आपका क्या क्या लिया जाएगा, साथ में इसका सिलेबस जो है आपका क्या रहने वाला है और पास होने के लिए आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है ना बहुत बड़ा बदलाव भी जो आपको देखने को मिला है, तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके भी जो है ना इस पीडीएफ को जो वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो कि आपका ग्रुप डी का जो सीएन नंबर आपका रखा गया ना, ये आपका 09/2025 जो ये आपका रखा गया है। अब इन लोग को हम मतलब कि विस्तार से बता दें कि इसमें आपका क्या क्या जो डिटेल्स है ये आपका मांगा गया है। तो ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है ना, ये आपका स्टार्टिंग डेट कब रखा गया, तो आपका 31/01/2026 यानी 31 जनवरी 2026 से जो है ना आप इसका फॉर्म जो वो भर सकते हैं। यानी आज रात से जो है 12 बजे के बाद जो है ना आप इसका फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट की बात कर ले, तो ये फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ना, ये आपका 2/3/2026 यानी 2 मार्च 2026 जो है ना इसका लास्ट डेट जो आपका रखा गया है। वही लास्ट डेट आपका फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है ना, ये आपका कब तक रखा गया है, तो आपका 4 मार्च 2026 तक जो है फी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो आपका रखा गया है। वहीं अगर फॉर्म भरने में अगर आपको मतलब कि कोई गलती हो गया हो, तो आप मॉडिफिकेशन जो विंडो है ना, इसका जो डेट है ये आपका 5 मार्च से मध्य जो है, ये आपका 14 मार्च के मध्य जो है आप अपना मॉडिफिकेशन जो वो कर सकते हैं। ये आपका जो मतलब कि डेट जो आपका रखा गया है। इसके बाद अगर बात कर ले कि कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया, तो लगभग आपका 21,997 पोस्ट पर जो है ना आपका ये वैकेंसी जो आपका निकाला गया है। और आपका एज जो है ये आपके कब से काउंट किए जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका एज है ना, ये आपका 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से जो आपका एज जो है आपका काउंट किया जाएगा। जहां पर यूआर कैटेगरी का जो एज आपका है ना, ये आपका मिनिमम आपका 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो है ये आपका 33 वर्ष जो आपका रखा गया है। और अगर इनिशियल पे की अगर बात कर लो, तो देखिए इनिशियल पे जो है यहाँ पर आपको 18,000 जो आपको मिलने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये लगातार कमेंट्स करेंगे कि सर मैंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है, तो मतलब कि मैं क्या मतलब रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं इसका फॉर्म भर सकता हूं या फिर नहीं भर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर में आपका क्लियरली लिखा गया है ना कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आ जाता है तब तक आप इस फॉर्म को जो वो नहीं भर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपका मतलब कि 2 मार्च आपका रखा गया है। तो 2 मार्च को अगर आपका मतलब कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है 10th का, तब आप इसका फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए 7th नंबर पॉइंट में आपका एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग जोन से जो है रेलवे का अलग अलग जोन से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका 7th नंबर पे क्लियरली बताया गया कि आप किसी एक मतलब कि जोन से जो है ना आपको फॉर्म जो वो भरना होगा। अगर आप अलग अलग मतलब कि रेलवे जोन से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा अगर आपका मतलब कि देखने को मिलेगा, तो आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के आपके पहला चरण आपका क्या क्या होने वाला है। तो देखिए पहला जो चरण है ना, ये आपका सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होने वाला है। अगर आप सीबीटी पास कर लेते हैं ना, तो इसके बाद जो आपका पीईटी जो वो लिया जाता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये आपका लिया जाता है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी अगर आप पास कर लेते हो ना, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका लिया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका लिया जाता है।
अब बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि पीईटी के लिए जो है कितने कैंडिडेट्स को जो आपका बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी में आपका क्लियरली आपका बताया गया ना कि वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स, यहाँ पे 3 टाइम्स आप देख सकते हैं, वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है ना आपका मतलब कि पीईटी के लिए जो आपका बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, या हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। लेकिन अभी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया ना कि वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स को ही जो है ये आपका मतलब कि पीईटी के लिए जो आपका बुलाया जाएगा। और डीबी के लिए कितने कैंडिडेट्स को जो आपका बुलाया जाएगा, तो 1:1 ऑफ द वैकेंसीज जो है ना ये आपके कैंडिडेट्स को जो है ये आपका डीबी के लिए जो आपका बुलाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स होगा कि सर निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस एग्जाम में जो है आपका निगेटिव मार्किंग जो आपका रखा गया है, और निगेटिव मार्क आपका कितना रखा गया, तो 1/3 जो है ना ये आपका निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम में जो आपका रखा गया है। अब बात कर लीजिए कौन कौन इसका फॉर्म जो वो भर सकते हैं। तो देखिए आपको तो सबसे पहले सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, या फिर आप नेपाल के सिटीजन है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, भूटान के सिटीजन है तो भी मतलब कि इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में किसी भी स्टेट से आप हो ना तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट के मतलब कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि 18 से 33 वर्ष है सर, तो मतलब कब से ये आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लियरली लिखा गया कि यूआर और ईडब्ल्यूएस में अगर आप मतलब कि आते हो इस कैटेगरी में, तो 2/1/1993 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है ना तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ओबीसी में आपको 3 साल का छूट रिलैक्सेशन जो आपका दिया जाता है। तो देखिए ओबीसी वाले कैटेगरी के अगर कैंडिडेट्स हो ना तो 2/1/1990 यानी 2 जनवरी 1990 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट से पहले अगर आपका ओबीसी में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपका जनरल में इस डेट से पहले आपका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट्स को आपका 5 वर्ष का जो आपका रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो डेट रखा गया ना आपका 2 जनवरी 1988 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। वही फॉर ऑल कैटेगरीज यानी सभी कैटेगरीज के लिए जो आपका मैक्सिमम जो आपका डेट है ना यानी 1 जनवरी 2008 से पहले जो है और इसके मध्य मतलब कि 2 जनवरी 1993 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन भी आपका बताया गया कि मतलब आप मतलब कि ओबीसी में अगर आपका एनसीएल है तो आपको 3 साल का छूट जो वो देखने को मिलेगा। एससी एसटी में अगर आप हो तो आपका 5-6 साल की जो वो छूट जो वो देखने को मिलेगा। उसी तरह एक्स सर्विसमैन में अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस हो तो 3 साल का छूट जो वो देखने को मिलेगा। ओबीसी में आपको 6 साल का छूट, एससी एसटी में आपको 8 साल का छूट, और यूआर और ईडब्ल्यूएस में आपका मतलब कि इस प्रकार से जो है ना आपको 10 साल का जो छूट है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कुछ मतलब कि कंडीशन भी जो आपके रखे गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी योग्यता आपका क्या रखा गया। तो मात्र इसमें जो है आपका 10th पास जो है ना आपका योग्यता आप जो है रखा गया है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आईटीआई वाले को भी होना चाहिए। तो मतलब देखिए आईटीआई भी अगर आप पास किए हो ना तो आप जो इस फॉर्म को जो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये मात्र आपका 10th पास जो वो रखा गया। तो 10th पास जो भी कैंडिडेट्स हैं तो आप इस फॉर्म को जो है मतलब कि बेफिक्र से जो आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना रुपए जो वो पे करना होगा। तो देखिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हो ना या फिर आपका ओबीसी के कैंडिडेट्स हो तो आपको मात्र जो है मतलब कि 500 रुपए जो वो फॉर्म अप्लाई के लिए जो आपको देना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मतलब कि ग्रुप डी का एग्जाम आप देते हो ना तो आपका जो 400 रुपए है ये आपका रिफंड जो है आपका होने वाला है, या मात्र मतलब कि आपको मात्र जो है 100 रुपए जो आपको पे जो वो करना होगा। वहीं अगर आप एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हो या फिर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह हो, मतलब कि फीमेल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर ट्रांसजेंडर हो गए, माइनॉरिटीज ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास हो गए, तो आपको जो मात्र है ना ये आपको 250 जो ये आपको फी जो वो पे करना होगा। और अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते हो तो आपको 250 रुपए भी जो है ना ये आपको जो वो रिफंड जो वो कर दिए जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका सीबीटी होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि सीबीटी एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका कितने मिनट का होता है। तो देखिए इसका जो एग्जाम है ना ये आपका 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का आपका एग्जाम जो आपका लिया जाता है, जिसमें आपके 4 सेक्शन से आपके प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित से जो आपके 25 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग से आपके 30 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं। वहीं करंट अफेयर से जो है ना यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आप मत कीजिएगा, क्योंकि जो इस बार आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना
उसमें करंट अफेयर से लगभग जो है आपके 20 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके वगैरह आप मत देखिएगा उतना, मतलब कि करंट अफेयर्स में ही जो आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर्स में आपके 20 क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं और साइंस से जो आपके 25 प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो 100 नंबर का ये एग्जाम जो आपका लिया जाता है और एक प्रश्न के लिए जो है ना आपको 1 मार्क्स जो आपके दिए जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं और 100 नंबर यानी 100 नंबर का ही जो है ना ये आपका एग्जाम जो वो होता है। और यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 जो है आपका निगेटिव मार्किंग जो आपका रहने वाला है। और साथ में आप सिलेबस भी जो वो देख सकते हैं। तो सिलेबस पे अगर आपको स्पेशल वीडियो बनाना है तो मैं आपको बनाकर भी कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं मतलब कि आपको बनाकर भी जो वो बता दूंगा। उसी तरह आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप मतलब कि मेल कैंडिडेट्स हो ना तो आपको जो है 35 kg का वेट उठाकर जो है 100 मीटर जो आपको मतलब कि वहां पर आपको चलना या फिर दौड़ना होगा। उसी तरह आपको मतलब कि 2 मिनट में जो है आपको 100 मीटर जो है आपको 35 kg का वेट उठाकर जो है ना आपको जो वो चलना होगा। फिर आपको जो है 1000 मीटर्स का रनिंग करके जो है ये आपको कब तक टाइम दिया गया तो ये आपका 4 मिनट्स 15 सेकंड में जो है ये आपको 1000 मीटर जो है ना ये आपको रनिंग जो वो करना होगा। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हो ना तो पीटी में जो है आपको 20 kg का वेट आपको कैरी करना है 100 मीटर्स 2 मिनट्स में जो आपको कैरी करना होगा। उसी के साथ आपका रनिंग्स की बात कर ले तो देखिए इसमें रनिंग है जो है फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का आपका रखा गया है और 1000 मीटर जो है ना इसमें जो आपको दौड़ना होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे ना कि सर ग्रुप डी आवेदन करने के लिए जो है सेंट्रल ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ना ये किसके बीच होना चाहिए, मतलब किस डेट के बीच होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका डेट है ना ये आपका 1 अप्रैल 2025 से जो है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से जो है ना ये आपका कब तक रखा गया है तो ये आपका 2 मार्च 2026 के बीच जो है ये आपका बना होना चाहिए। यानी जो आपका लास्ट डेट रखा गया फॉर्म भरने का उसके मध्य जो है आपके बीच का जो ये आपका मतलब कि सेंट्रल ओबीसी का सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए। तो अगर आप नहीं बनवाया तो आप अभी बनवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में जो आपका डीबी में जो वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप पोस्ट पैरामीटर भी जो पढ़ सकते हैं कि मतलब आपका किस पोस्ट के लिए जो है आपका क्या मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रखा गया। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल के लिए जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है इसमें आपका B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रखा गया है असिस्टेंट ट्रेड के लिए। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में भी जो आपका B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका रखा गया है। ऐसे मैं ये PDF आपको जो वो टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर भी जो वो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सभी जोन का वैकेंसीज डेटा टेबल भी जो आप लास्ट में जाके देख सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपका कितना पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। ये सारा कुछ जो आप डिटेल्स में जो वो पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आपको पल पल की अपडेट जो वो प्राप्त देखने को मिल जाता है तुरंत। तो टेलीग्राम पर भी जो वो जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।